हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम स्टार्ट करेंगे विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज विद्युत रसायन। ठीक है, तो हम यहाँ अगर बात करें तो हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या रोल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो बहुत सारी जगह, जैसे बैटरीज आप काम में लेते हैं, आप मोबाइल फोन्स काम में लेते हैं, तो वहां पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यूज करते हैं, आप पहले टॉर्च यूज करते हैं, पंखा, हीटर, गीजर, इन सब चीजों के अंदर हम बहुत सारी ऐसी एनर्जी यूज करते हैं जहां पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले इस बुक में आप स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जा सकती है। देखिए यहाँ पढ़ते हैं अपन, रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं, या हम इसको उल्टा बोल सकते हैं कि जितनी भी विद्युत ऊर्जा का यूज है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम कर सकते हैं कहां पर, केमिकल रिएक्शंस को क्रियान्वित करने के लिए, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए हम इसको कर सकते हैं। और वो अभिक्रियाएं जो अपने आप, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होती है, यानी कि स्वतः नहीं चलती है। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि दो टाइप की रिएक्शन होती है, स्वतः और अस्वतः, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो रिएक्शंस अपने आप आगे प्रोसीड नहीं हो रही हैं, हम उनको इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में आगे प्रोसीड कराते हैं। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो बातें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ने वाले हैं, क्या देखना, आप यहाँ नोट डाउन करना, क्या कि जहां पर केमिकल रिएक्शन से हम बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसको अपन थोड़ा सा इजी वे में लिखें। अब यहाँ देखना, हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, जहां पर केमिकल रिएक्शन से हम क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। एक तो हम ये चीज की स्टडी करेंगे कि कोई भी केमिकल रासायनिक अभिक्रिया हो रही, उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। दूसरी चीज कि कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर अपने आप ही नहीं आगे बढ़ रही है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में आगे बढ़ाना। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। क्या कि जैसे एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी वाटर की, हमें वाटर को ब्रेक करना है H2 + O2 में। तो वाटर इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा, आप उसे गर्म करेंगे तो भी वो ब्रेक नहीं होगा। वाटर कब ब्रेक होगा? अगर आपने वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तब वो ब्रेक डाउन होगा H2 और O2 में। तो ये रिएक्शन में देखो, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया आपने, जहां केमिकल रिएक्शन जो स्वतः ही आगे नहीं बढ़ रही थी, वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जा रही है। ओके, गॉट इट। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले कि ये देखो, विद्युत रसायन, दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो स्वतः प्रवर्तिक रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्गमित ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन, विद्युतीय ऊर्जा के स्वतः अप्रवर्तिक रासायनिक परिवर्तन में उपयोग का अध्ययन है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हिंदी है, इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं अपन, कि जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो अपने आप चलने वाली केमिकल रिएक्शन में, यानी कि उनमें जो भी एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे कि विद्युत उत्पादन की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, या इलेक्ट्रिसिटी के अलग अलग रासायनिक उपयोगों में जो अध्ययन है, वो सब चीजें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। बहुत सारी धातुएं यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, या बहुत सारे रसायन इस विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि वाटर से बनेगा H2 + O2 इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पर एक जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, प्लीज आप अपनी नोटबुक में भी या अपनी बुक में भी हाईलाइट कर लें। जैसे यहाँ दिया है, बैटरियां व ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो आप बैटरीज यूज करते हैं, जैसे कि आप मोबाइल फोन, अभी आप अपने मोबाइल से ये वीडियोस देख रहे हैं, इस मोबाइल के अंदर जो हो रहा है, यहाँ पे इसके अंदर बैटरीज हैं। ठीक है, तो बैटरीज हो गई या फ्यूल सेल होते हैं, ये क्या करते हैं, अंदर केमिकल भरा हुआ है इस बैटरी में, वो केमिकल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल आगे बढ़ रहा है, उसको लाइट मिल रही है, और बार बार आपको उस बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो वो चार्जेबल बैटरी है। ठीक है, उसके अंदर एक केमिकल है जिसको आप एनर्जी देते हैं, जिससे वो वापस से चार्ज होता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ओके, गॉट इट। नाउ एवं विभिन्न उपकरणों एवं युक्तियों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं एफिशिएंट, ठीक है, और अल्प प्रदूषक होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, तो उनसे कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो पुराने जमाने में थर्मल पावर प्लांट होते थे, जहाँ कोयले को जला करके एनर्जी बनाई जाती है, तो वहाँ कितना एयर पॉल्यूशन हो रहा है।
पर आजकल क्या है, बहुत सारी ऐसे तकनीकें हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और क्या होगा, उससे बहुत ज्यादा वो आपका पॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट, जैसे कि बांध बनाते हैं और बांध पे टरबाइन पे पानी डाला जाता है तो वो हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऐसे ही हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। अतः वैद्युत रसायन का अध्ययन कई तकनीकों के आविष्कार जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है, यू पीपल कैन कनेक्ट वेरी इजीली। संवेदी संकेतों या कोशिका से मस्तिष्क या इसके विपरीत दिशा में संचरण एवं कोशिकाओं के मध्य संचार का मूल आधार ही वैद्युत रसायन है। हमारी बॉडी को जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, हमारी बॉडी में जो तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र है, यानी कि जो न्यूरॉन्स है, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत ज्यादा करंट। आपने मूवीज देखी होगी, मूवीज में हीरो डेड हो जाता है, कुछ हो जाता है, फिर अचानक से कुछ जादू होता है और वहां पर एक विजुअल क्रिएट करते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी, उसके दिमाग में करंट दौड़ रहा होता है बहुत तेज, तो वो न्यूरॉन्स का कनेक्शन जुड़ता जाता है और वापस से हमारा माइंड, पूरी बॉडी में एक बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी का है सर्किट है हमारी बॉडी में। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी आप किसी चीज को छूते तो आपको करंट भी लग जाता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी संवेदी संकेत है, जो हमारी न्यूरॉन्स है, उनके अंदर भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमारे अंदर हैं, उनकी वजह से वो हमारे बॉडी के अंदर वो प्रोसीड करते हैं। अतः विद्युत रसायन एक अति विस्तृत और अंतराविषयी विषय है, इसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट, आपकी जो बुक है उसके अंदर कुछ चीजें नहीं भी दी हुई है तो मैंने यहाँ पे साइड में ऐड कर दिया है। अब आपने प्रीवियस क्लास में या इससे पहले जो चैप्टर आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर 1 केमिस्ट्री के अंदर, तो उस चैप्टर के अंदर दो चीजें दी हुई है, क्या, विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य। ये दो शब्द आपने पढ़े होंगे। मतलब जैसे कि हम बात करें कि NaCl यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे NaCl को आपने पानी में डाला और NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाया और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो ये इसकी अपने आयंस में टूट जाएगा, ठीक है। जब ये अपने आयंस में टूट जाएगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ऐसे विलयन जो इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक होते हैं गलित अवस्था में या द्रवित अवस्था में, उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। और ऐसे केमिकल जो गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विद्युत अनपघट्य, ठीक है। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड है सब विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, किसमें, गलित या द्रवित अवस्था में, राइट। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे विद्युत अपघट्य की आपको जरूरत पड़ेगी, तो ये डिफरेंस तो आप अपनी कॉपी में कहीं से भी लिख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये बुक में नहीं दिया है, प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, कौन से, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल, एंड सेकेंड टाइप इज विद्युत अपघटनीय सेल, ठीक है। गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल जो होते हैं ये स्वतः रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, और दूसरे जो विद्युत अपघटनीय सेल हैं उनके अंदर एक अस्वतः अभिक्रिया होती है, उसमें पहले अपने को विद्युत उसको ब्रेक करना पड़ता है आयंस में और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत रासायनिक सेल, उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। इनको डैनियल सेल भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया है पहली लाइन में। डैनियल सेल की संरचना कार्यविधि के बारे में हम एक चित्र दिया हुआ है, आपको यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, आप उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक कहानी आएगी, मतलब कहानी नॉट कहानी, मतलब ये जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है दैट डिपेंड्स ऑन द रेडॉक्स रिएक्शन। क्लास 11th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन से ही पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलेगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो गो एंड रिवाइज इट, वैसे मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ। दो रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ अकर होते हैं। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन हिंदी वाले बच्चों, इट इज अपचयन, पर अपचयन रखने की जरूरत नहीं है, इतनी इंग्लिश आप रख सकते हैं। रेडॉक्स, रिडक्शन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, और जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो क्या होगा, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज घट जाता है और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। सेकंड, ऑक्सीडेशन। अगर आप ऑक्सीडेशन की बात करें दैट इज ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है
और इलेक्ट्रॉन जब त्यागे जाते हैं तो कौन सा चार्ज बढ़ता है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और नेगेटिव चार्ज घटता है। ये शॉर्ट में आप लिख लीजिए तो आपको इस चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि बिना रिडक्शन ऑक्सीडेशन पहचाने आप इस चैप्टर को कर ही नहीं सकते हैं, राइट। सो डेनियल सेल की अपन बात करें तो डेनियल सेल के अंदर हम सबसे पहले समझ सकते हैं कि ये सेल एक रेडॉक्स अभिक्रिया में उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगी जहां पर जितनी भी रासायनिक ऊर्जा निकलेगी उस अभिक्रिया में वो सब किस में परिवर्तित हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा में। तो ऐसे करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यहाँ एक रिएक्शन दी हुई है, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 आयन गिव्स Zn+2 आयन एंड कॉपर। अब यहाँ पर सबसे पहले आप प्यारे बच्चों, आपको रेडॉक्स अगर याद है तो आप यहाँ देखो कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो, जिंक इज गोइंग इनटू Zn+2। जिंक से Zn+2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। ऐसे ही कॉपर जा रहा है +2 से कॉपर में, तो उसका पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यानी कि उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको ये पहचानना है कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम एक अब डायग्राम को समझिए, एक रिडॉक्स रिएक्शन समझ ली, इस रिडॉक्स रिएक्शन में ही हमें आगे पढ़ना है। अब आप लोग ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम के अंदर क्या दिया हुआ है आपको? इस डायग्राम के अंदर आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पर आपको दो बीकर दिख रहे हैं, द बीकर 1 एंड द बीकर 2। नीचे लिखा हुआ है, पहले इसे पढ़ लें। डेनियल सेल जिसमें जिंक एवं कॉपर इलेक्ट्रोड अपने अपने लवणों के विलयनों में डूबे हुए हैं, राइट। तो क्या दिख रहा है आपको? दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं। जो बीकर 1 है इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड दिख रहा है और ये इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ जिंक मेटल, प्योर जिंक मेटल। और जो विलियन है वो जिंक का ही विलियन है, जिंक का ही एक लवण या सॉल्ट है। तो जिंक प्योर मेटल इसके अंदर डूबी हुई इलेक्ट्रोड के फॉर्म में। नीचे जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है वो किसका है? जिंक का कोई सॉल्ट, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी ZnSO4, प्लीज नोट डाउन इन योर बुक, राइट। तो ZnSO4 यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखो, जिंक का एक सॉल्ट है, Zn2+ आयन होंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये प्योर जिंक मेटल है, कुछ भी नहीं मिलाया उसमें। इधर देखिए बीकर नंबर 2 में यू कैन सी वेरी इजीली, यहाँ ब्लू कलर का एक सोल्यूशन है। दैट सोल्यूशन इज अ कॉपर मेटल सोल्यूशन। कॉपर मेटल का एक सॉल्ट सोल्यूशन है, दैट इज अ कॉपर सल्फेट, राइट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है, दैट इलेक्ट्रोड इज द कॉपर इलेक्ट्रोड। ओके, गॉट इट। तो आपने क्या देखा है? डेनियल सेल क्या होंगे? दो बीकर होंगे, दोनों बीकर में एक एक मेटल होगी, मेटल के, प्योर मेटल के इलेक्ट्रोड होंगे। और जो बीकर में विलियन है वो विलियन क्या होंगे? उस मेटल के सॉल्ट के सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, ZnSO4 सोल्यूशन में जिंक डूबा हुआ है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर डूबा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक इन दोनों बीकर को एक लवण सेतु, यानी कि दैट इज कॉल्ड एज अ सॉल्ट ब्रिज बनाया हुआ है। यहां से क्या होगा? यहाँ से आयंस इधर से इधर मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यहाँ लिखा हुआ है देखो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जा रहा है इधर। जिंक जैसे आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, राइट। तो एक मेटल से दूसरे मेटल तक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इधर से यहाँ से लवण सेतु यानी कि आपके सॉल्ट ब्रिज से आयंस जाएंगे, तो एक पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। और जब सर्किट कंप्लीट होगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पूरी उसमें फ्लो करेगी। तो जिधर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह दिख रहा है आपको, देखो इधर की साइड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, तो बुक में देखो ध्यान से, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर होगा, इलेक्ट्रिसिटी उसके ऑपोजिट फ्लो करेगी, ठीक है। अभी यहाँ लिखा हुआ भी अपन नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डेनियल सेल का स्ट्रक्चर। ना अपन वापस बुक में आ जाते हैं इधर कि जब Zn+2 आयन तथा कॉपर +2 आयनों की सांद्रता की इकाई 1 मोल डेसीमीटर क्यूब, यानी कि आयन बोल रहा है, यानी कि वो जो आपके लवण जो आपने सॉल्यूशन इसमें भरे हैं ना, इनकी सांद्रता के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ लिख लो कि जो ZnSO4 सॉल्यूशन है वो 1 मोलर विलियन है और जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये भी 1 मोलर विलियन है, ठीक है ना। एक इकाई सांद्रता 1 मोल डेसीमीटर क्यूब इसका विलियन है और होती है तब इसका विद्युतीय विभव 1.1 वोल्ट हो जाता है। यानी कि आयंस की जो सांद्रता है अगर 1 मोल डेसीमीटर क्यूब होगी तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसका वोल्ट कितना आएगा? 1.1 वोल्ट हो जाएगा। इस प्रकार की
जो यूनिट है उसको हम गैल्वेनी या वोल्टीय सेल कहते हैं। अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो 1 मार्क या 2 मार्क में अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ ऐसे आएगा व्हाट इज गैल्वेनी सेल या व्हाट इज वोल्टी सेल, तो आप इस तरीके से बनाते हैं। 4 मार्क्स में आ जाए तो आपकी बल्ले बल्ले है, आप पूरा डायग्राम बना लेना और इस तरीके से आप इसको बना करके लिख देना, राइट। इस बुक के अंदर नीचे देखेंगे तो आपको 3 डायग्राम्स दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो 3 डायग्राम है वो यही कंपेयर किया जा रहा है कि यदि गैल्वेनी सेल में एक बाहरी विभव लगाया जाए, यानी कि बाहर से करंट पास किया जाए, बाहर से कोई यूनिट लगा दी जाए जिससे आप करंट उसके अंदर फ्लो कराएंगे, बाह्य विभव लगाया जाए और उसे धीरे धीरे बढ़ाया जाए, तो हम देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ए, बी एंड सी, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। सो ए में उसने बोला, सबसे पहले बी, बीच वाला बोलते हैं कि जब जो आप बी वाला डायग्राम देखें, सेकंड नंबर का डायग्राम देखें कि जब बाह्य विभव 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाए, जब बाहर से हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तथा विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा और कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। अगर बाहर से आपने 1.1 वोल्ट का विभव दिया तो कुछ भी नहीं होगा, देयर इज नो रिएक्शन, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, राइट। ए में देखिए, जब बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से कम होगा, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी किधर से होगी, कॉपर टू जिंक। तो यहाँ पर देखो, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर हो रहा है तो विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होगी, राइट। समझ में आ गया क्या कंडीशन है, अगर बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से कम है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जिंक टू कॉपर, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी, कॉपर टू जिंक, गॉट इट, ठीक है। और अब देखो, यहाँ जिंक से क्या हो रहा है, उधर जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो जिंक जो होगा वो धीरे 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 जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, ये बोल रहा है सेकंड पॉइंट देखना, जिंक एनोड पर से घुलता है तथा कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होता है। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से जिंक का कैथोड छोटा होने लगेगा क्योंकि जिंक के आयंस, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो जिंक धीरे धीरे घुलने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, और उधर कॉपर क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड बिकम्स थिक, यानी कि वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जेई। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है कि अगर एक्सटर्नल सर्किट के अंदर 1 पॉइंट विभव, जो बाह्य विभव है 1.1 वोल्ट से कम कर देते हैं तो क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड घटता है, कॉपर इलेक्ट्रोड बढ़ता है, जिंक इलेक्ट्रोड घटता है या बढ़ता है, ऐसे करके 4 ऑप्शन बनाएंगे। तो आपको क्या देखना है कि जिंक इलेक्ट्रोड रिड्यूस होता है, यानी कि घुलता है, और कॉपर इलेक्ट्रोड आपका बढ़ जाता है या निक्षेपित हो जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनता है, राइट। सेकेंड आप देखिए, सेकेंड आप ये देख ही लिया कि जब आप इक्वल कर देते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। थर्ड आपका जो डायग्राम है, उस डायग्राम के अंदर देखो, जब बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से ज्यादा दे दिया जाए, ठीक है ना, जब आपने बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से ज्यादा दे जाएगा तो जो ए डायग्राम है उसका ऑपोजिट कर देना है आपको। क्या कर देना है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आपकी बार कॉपर से, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आपकी बार कॉपर से जिंक की ओर, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जिंक जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी किधर जाएगी, उल्टी, जिंक टू कॉपर, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको अब समझ में आने लग गया होगा, ठीक है। और क्या होगा, अब की बार क्या होने वाला है, कौन सा इलेक्ट्रोड थिक होगा और कौन सा इलेक्ट्रोड थिन होगा, पहले वाले का उल्टा कर दो, क्या होगा, इस बार कॉपर इलेक्ट्रोड जो होगा वो थिन हो जाएगा और जिंक इलेक्ट्रोड बिकम्स थिक, यानी कि वो मोटा हो जाएगा वहां पर और जिंक निक्षेपित होने लग जाएगा। तो आप इस तरीके से थोड़े से हाइलाइटर और कलर पेंसिल्स यूज करके अपने बुक के अंदर ये सब चीजें ऐड कर लो, आपको मतलब बुक विल हेल्प अ लॉट, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी डेनियल सेल है, मैंने नीचे आपकी बुक में नहीं दिया है पर मैंने डाला है, प्लीज आप वहां पर एक नोट बनाकर चिपका लीजिए जो मैंने यहाँ ये डाला हुआ है, ठीक है। क्या हो गया, बाह्य विभव अगर सेल विभव से कम हो, यानी कि 1.1 वोल्ट से हम कम कर देते हैं एक्सटर्नल विभव, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका सेल है वो एक सामान्य रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करेगा। यानी कि सामान्य रासायनिक सेल क्या होता है कि आपका आयन जिंक से, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। अगर 1.1 वोल्ट के इक्वल कर देंगे तो अभिक्रिया पूर्णतः रुक जाती है, धारा प्रवाह भी बंद हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, अभिक्रिया विपरीत दिशा में, यानी कि विद्युत अपघटनी सेल की भांति व्यवहार करता है, जिसके अंदर क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन्स कॉपर टू जिंक जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जिंक टू कॉपर जाएंगे। ठीक है, आई होप यू पीपल गॉट इट। तो यहां पर ये हमारे पास बात हो गया कि हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डेनियल सेल का वर्किंग किस तरीके से है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल ही डेनियल सेल भी गैल्वेनी सेल का एग्जाम्पल ही है, ठीक है ना। तो हम इसका एक ही उदाहरण है गैल्वेनी सेल का बहुत इजीली कि डेनियल सेल जो भी अपन ने पढ़ा है। गैल्वेनी सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जो एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है तो उसकी जो ऊर्जा है वो अपने आप ही स्वतः प्रक्रम है। जब आपने थर्मोडायनामिक्स लास्ट क्लास में ऊष्मा गतिकी का चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर गिब्स ऊर्जा पढ़ी थी हमने। गिब्स ऊर्जा का मान अगर नेगेटिव होता है तो वो प्रक्रम एक स्वतः प्रक्रम होता है, वो अभिक्रिया अपने आप ही निकल जाती है, वो अभिक्रिया अपने आप ही प्रोसीड होती है। इस युक्ति में एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के कार्यों में रूपांतरित होती है। जैसे कि मोटर की बात करें आप, अलग हीटर, पंखा, गीजर, इन सब के अंदर ये चीज यूज की जाती है। डेनियल सेल जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, अपन ने अभी ऊपर जो पढ़ा था डेनियल सेल, वो एक ऐसा ही सेल है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया भी हमने देख ली है। जिंक प्लस कॉपर टू प्लस आयन गिव्स जिंक प्लस 2 आयन एंड कॉपर मेटल आपको प्योर मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपने जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी तो रिडॉक्स रिएक्शन दो चीजों से मिलकर बनी है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अपन ने रिडॉक्स रिएक्शन को आपने क्लास 11th में बैलेंस करना सीखा था, तो बैलेंस करते वक्त आपने क्या सीखा था कि हमने हाफ हाफ रिएक्शन कर ली थी। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अलग कर दिया था, रिडक्शन वाला पार्ट अलग कर दिया था और फिर उन दोनों को बैलेंस करके और फिर हमने ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन दो पार्ट में चलती है। हम एक एक पार्ट को क्या बोलते हैं, अर्ध अभिक्रिया, आधी उधर, हाफ रिएक्शन इधर, हाफ रिएक्शन इधर। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है आपको ऊपर जो दिख रही है कॉपर और जिंक की, ये दो हाफ सेलों का संयोजन है। मतलब एक पार्ट ऑक्सीडेशन कर रहा है और एक पार्ट रिडक्शन कर रहा है। तो यह अभिक्रिया दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं का संयोजन है जिनका योग, जिनको जोड़ करके अपने को एक पूरा सेल मिलता है। तो दो पार्ट क्या हो गया, एक तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया और एक क्या हो जाएगा आपके पास, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया में क्या हो रहा है, देखो अब आपको पता तो चल ही जाता है कि कौन सा पार्ट ऑक्सीडेशन का है, कौन सा रिडक्शन का है। देखो कॉपर प्लस 2 आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बनाया, यानी कि इसका अपचयन हुआ, तो ये हो गया। अपचयन कहां होता है, अब ये आपको बहुत जल्दी याद रखना है, ये होता है कैथोड पर। कैथोड पर अपचयन होगा, राइट। और यहां पर जिंक से जिंक प्लस 2 आयन यानी कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कहां होगी, एनोड पर। तो ये समझ लो कि कॉपर प्लस 2 आयन जो होगा अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया जो होगी यानी कि रिडक्शन वाला पार्ट हमेशा कैथोड पर होगा और एनोड पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये भी अभी मैं आपको याद करा दूंगी। तो आगे हम पढ़ के देखते हैं। ये अभिक्रिया डेनियल सेल के दो विभिन्न भागों में होती है। अपचयन अर्ध अभिक्रिया कॉपर इलेक्ट्रोड पर होती है, जबकि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया जिंक इलेक्ट्रोड पर होती है। और सेल के ये दो भाग अर्ध सेल यानी कि हाफ सेल या रेडॉक्स पेयर यानी कि रेडॉक्स युग्म भी कहलाते हैं। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड को अपचयन अर्ध सेल और जिंक इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन थोड़ा नीचे, थोड़ा और आप आइए पेज नंबर 33 पे। यहां पर देखिए कि जब ऑक्सीकरण हो रहा है और अपचयन हो रहा है, इसमें अब एक काम की बात अपन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में थोड़े से आपके लिए वो बनाया है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। एनोड क्या होगा और कैथोड। अब एनोड और कैथोड को समझना है। एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे याद कर लो, AO। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है हमेशा। तो एनोड क्या होगा, जहां पे ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगर वहां इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होकर उधर जा रहे हैं तो उधर की तरफ कौन आ रहा है, जिसकी ओर ऋणायन गति करते हैं। और इसके ऊपर एनोड पर कौन सा चार्ज होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर आपने ये पॉइंट्स याद नहीं करे तो फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, राइट। तो आपको क्या करना है, एनोड AO, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने के कारण उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं। और किसी पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गए तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। ओके, गॉट इट। कैथोड की बात करें, कैथोड यहां पर जहां पर अपचयन होगा तो यानी कि कैथोड पर रिडक्शन होगा, CR। कैथोड पर रिडक्शन होगा और रिडक्शन होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन
आएंगे, जिसकी वजह से धनायन गति करेंगे और कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपको अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना है, अपनी बुक में ऐड कर लेना, ठीक है ना। अब दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है, एक पर भी चार्ज बन रहा है, एनोड पर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, तो दोनों के चार्ज में कुछ जो अंतर होगा, ठीक है, यहां पर मैंने देखो हाईलाइट किया हुआ है, दोनों विपरीत अभिक्रियाओं की प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनात्मक तथा ऋणात्मक हो जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, ठीक है ना। हम ऐसे कर लेते हैं, एक आपके पास एनोड है और आपके पास कैथोड है, ठीक है, ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड के ऊपर नेगेटिव 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 चार्ज है, कैथोड पर पॉजिटिव 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 चार्ज है, दिख रहा है आपको। तो एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या हो रहा है, ये दोनों, मतलब ये लिख रहा है ना, देखो यहां पर ये लाइन लिखी हुई है ना आपको, कि ये दोनों धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित हो जाते हैं, ये दोनों धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशित हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके विभव में एक अंतर उत्पन्न हो जाता है, मतलब इनके चार्ज में कुछ अंतर उत्पन्न हो जाता है। जो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव में जो अंतर उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। जब कैथोड और एनोड दोनों ऋणात्मक और धनात्मक आवेशित हो जाते हैं तो उन दोनों के आवेशों में जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उनके जो पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा आप यहां से ले लेंगे, ठीक है, इसकी डेफिनेशन। अब जब अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता एक इकाई होती है, 1 मोलर होती है, ठीक है। अगर आपने उनकी सांद्रता को 1 मोलर लिया है तो इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या बोलने लग जाते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आपको ध्यान हो, हमने थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में एक स्पेशल कंडीशंस देख ली थी कि अगर आप 1 atm और 298 केल्विन पर बात करें तो हम उसको मानक एंथैल्पी कह रहे थे, दहन एंथैल्पी, मानक दहन, मानक ये। ऐसे ही यहां पर अगर 1 यूनिट आपने कॉन्सेंट्रेशन ले ली है तो यहां पर जो विभव होगा उसे क्या बोलने लग जाएंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। IUPAC के नियम के अनुसार मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है आजकल। पहले क्या हो रहा था, अब इसमें से अपचयन वाले पार्ट को उठाना है। देखो, मानक अपचयन विभव को ही अपन मेन मानते थे, एनोड पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है या आपके पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको अपन मेन मान रहे थे, अपचयन विभव को। आजकल हम मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो आप यहां पर ये लिख लो, IUPAC ने क्या बोला कि मानक अपचयन विभव जो पहले होता था वो आज की तारीख में उसे ही हम क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अब यहां पर आगे पढ़ लेते हैं। गैल्वेनी सेल वह अर्ध सेल है जिसमें ऑक्सीकरण होता है, एनोड कहलाता है। मतलब एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और विलयन के सापेक्ष विभव ऋणात्मक होता है जिसमें अपचयन होता है, उसे कैथोड कहते हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से हमेशा धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित होंगे, ये लिख लेना। इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और विद्युत धारा उनके इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो ये सब बातें मैंने आपको पहले ही समझा दी, आपकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, राइट। अब यहां पर थोड़ा सा और मैं आपको बता देती हूं, ये देखो LOAN, यहां पर ये देखो, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप चीजें याद कर सकते हैं। LOAN। अब इलेक्ट्रोड को अभी लिखना भी सीखेंगे अपन, किस तरीके से अपन इसको प्रेजेंट करते हैं। सेल को आपको मैंने डायग्राम दिखा दिया, सब दिखा दिया, पर आप इसको बुक में या क्वेश्चन में जो इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो, ये आपने सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है उसको सिखाने के लिए LON। L मतलब क्या हो गया, लेफ्ट, ठीक है। O क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। A कौन हो गया, एनोड, और N कौन हो गया, नेगेटिव, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। एनोड पर क्या होता है, देखो, अब देखो, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के कारण वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। और अब नई चीज याद रखो कि जो एनोड है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, बस यही बताना था मुझे, ठीक है। अभी अपन लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में
विभवांतर को सेल विभव कहते हैं और सेल विभव को हम वोल्ट में नापते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अगर आता है कि सेल विभव की मेजरमेंट यूनिट क्या है, तो वो है वोल्ट। हम उसको वोल्ट में नापते हैं। सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होता है और इसे विद्युत वाहक बल EMS इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, राइट। तो आपको EMF की अगर डेफिनेशन डेफिनेटली आती है, बहुत सारे एग्जाम्पल में आती है, बहुत सारे एग्जाम में आती है कि EMF क्या होता है, सेल विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, कैथोड और एनोड के विभव का जो अंतर है जिसे अपन विभवांतर कहते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज EMF इलेक्ट्रॉन सेल विद्युत वाहक बल। ठीक है, गैल्वेनी सेल लिखते समय अब ये देखो अंडरलाइन करना जो लाइन मैंने की हुई है कि गैल्वेनी सेल को जब हम लिखते हैं, एनोड को बाई लेफ्ट मैंने लिखा है अभी LON, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो अपन ने LOAN, तो एनोड को कहाँ लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, एनोड को लेफ्ट और कैथोड को राइट यानी कि दाईं साइड लिखते हैं। ठीक है, और गैल्वेनी सेल लिखने के लिए साधारणतः धातु या वैद्युत अपघट के बीच में ऊर्ध्वाधर रेखा, एक वर्टिकल लाइन आपको खींचनी है, और अगर दोनों लवण सेतु यानी कि आपके वो सॉल्ट ब्रिज से जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में 2 वर्टिकल लाइंस आपको इस तरीके से खींचनी है। मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, देखो ये रहा, ये देखिए आप, ये वाला एरिया आप ध्यान से देखना, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन तो आपको पता ही है। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कॉपर की रिएक्शन Ag प्लस से की हुई है, कॉपर +2 और Ag बना। सबसे पहले आपका काम क्या है, देखो कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले ये देखो, तो कॉपर जा रहा है कॉपर +2 में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। Ag प्लस जा रहा है Ag में यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया है, रिडक्शन। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ नीचे दी हुई है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, तो अब चयन किसका हो रहा है, सिल्वर प्लस आयन का। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड को कहाँ लिखना है, लेफ्ट में, और उसको राइट में, तो लेफ्ट में एनोड लिखना है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, कॉपर से कॉपर +2। अब इसने क्या बोला था, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी है। कॉपर किस में परिवर्तित हो रहा है, कॉपर +2 में, तो कॉपर बनाया, मैं यहाँ पे इधर आपको लिख के दिखाती हूँ, कॉपर लिखो, फिर ऊर्ध्वाधर लाइन खींची। ठीक है, ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन खींची और क्या बन गया, कॉपर +2। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड किसको लिखा, एनोड। ठीक है, लेफ्ट साइड एनोड लिखा, क्या क्या लिया था और क्या बना, कॉपर लिया था, कॉपर +2 बनाया, बीच में एक वर्टिकल लाइन डाल दी। ठीक है, अब दोनों क्योंकि लवण सेतु से जुड़े हैं तो कॉपर +2 के बाद हमको क्या करना है, 2 लाइन खींचनी है। ठीक है, 2 लाइन खींची। फिर दूसरी रिएक्शन के अंदर देखो यहाँ क्या हो रहा है, Ag प्लस जा रहा है किसमें, Ag में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, Ag, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, Ag वर्टिकल लाइन, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, Ag+1। तो ये आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन है, देखो राइट साइड है ये, और यहाँ क्या बन रहा है, जो कैथोड पर हो रहा है यानी कि जो अपचयन हो रहा है वो इस तरह के। तो आपको जब भी कोई सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है वो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला जरूर और मिल रहा है, ई सेल। ये देखो ई सेल, ई सेल इज इक्वल टू आपका क्या हो रहा है, लेफ्ट दाया माइनस बाया, दाया मतलब कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, तो इसको आप आगे जाएंगे तो आपको इसको मैं और डिटेल में पढ़ा दूंगी, ये वाला। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दाया माइनस बाया यानी कि ई सेल पूरा इलेक्ट्रोपोटेंशियल, दाया मतलब क्या होता है, राइट साइड में कौन है, राइट साइड में कौन है, कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, माइनस ई एनोड यानी कि ई ऑक्सीडेशन। आप किसी भी उसको तरीके से लिख सकते हैं। ये एक सेल का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक होमवर्क भी रखा था, आप इसको कर लेना। आपकी जो एक्सरसाइज दी है बुक में, पीछे पीछे एक्सरसाइज जो गिवन है, उस एक्सरसाइज का 2.3 नंबर का क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर लेक्चर 1 जहां पर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया। आई होप यू पीपल लव्ड इट एंड स्टे ट्यून with the camp with the Dr. Bela. Thank you.